भी मिल सके, ये हमें अभी तय करना है। तो मुझे बताया गया था कि थोड़ा मैं अपना परिचय दूं और फिर थोड़ा अनुभव, कैसे हम ज्ञान में आए, एक्सेट्रा। सो जैसे भाई ने बताया, मेरा नाम, शरीर का नाम है दक्षा और वर्तमान समय मैं लंदन में हूँ। करीब 22 साल हो गए यहाँ आए हुए, और ज्ञान हमने वैसे लौकिक परिवार ने दुबई में लिया, जिसके कारण दयाल भाई से हमारी पहचान है। और फिर मेरा फर्स्ट कोर्स तो वैसे मधुबन में हुआ था, क्योंकि हम भारत में पढ़ते थे और परिवार हमारा दुबई में था। कुछ साल बचपन में मैं दुबई में रही थी, पर गर्मी के कारण वगैरह और पढ़ाई के कारण मैं भारत में थी जब वो लोग ज्ञान में आए। 1978 की बात है, जब वहाँ कोई सेंटर नहीं था। पर अपने एक भाई दिल्ली से, सुरेश गुप्ता करके, वो गए थे नौकरी के लिए। पर दीदी का उसको विशेष आदेश था कि नौकरी तो एक बहाना है, पर वहाँ बाबा की सेवा कुछ शुरू हुई। तो जैसे उसने मिडिल ईस्ट की सारी सेवा की बीज बोया, और उस समय 5 परिवार ज्ञान में निकले थे, और उसमें से एक परिवार हमारे लौकिक परिवार था। तो इसलिए बहुत ही हम यज्ञ के करीब से पड़े हुए हैं, दादियों की पालना से। क्योंकि आप समझ सकते हैं, जहाँ कहीं पहले सेवा नहीं थी और वहाँ सेवाएं शुरू हुई, और फिर जो निमित्त आत्माएं बनते हैं, तो कितना दादियों ने पर्सनल पालना दी होंगी, आप सोच सकते हैं। तो हम तो परिवार के साथ नहीं थे, पर हमें छुट्टी दी थी कि मधुबन जाए। तो हमारा पहला 7 दिन का कोर्स मधुबन में हुआ। किसने कराया वो मुझे याद नहीं है, 14 साल के होंगे शायद। पर हमें ये ज़रूर याद है कि दीदी दादी से हम काफ़ी पालना हमें मिली है इस तरह से। एक मिनट, मैं बता रही थी कि इस तरह से हमारी शुरुआत हुई। फिर कुछ साल के बाद हम पढ़ाई फिनिश करके वापस दुबई गए। 1 आध साल हम नौकरी किए, और फिर उसी समय हम ज्ञान में भी इंटरेस्ट लेना शुरू किया। तब तक बहनों का प्यार आदि सब मिलता रहा, पर फिर विशेष करके हम खुद इंटरेस्ट लेना शुरू किया, और 1 साल के अंदर हम फिर सेंटर पर रहने लगे। तो ये हमारा शुरू का परिचय। और फिर जब सेंटर पर रहने लगे, तब भी मुझे था कि हम नौकरी करें, ये वो। पर शुरू से ही लेके दादियों का इनपुट हमारे लाइफ में रहा है। तो दादी हमेशा कहती थी कि अगर क्या सेवा कम है सेंटर पर कि तुम नौकरी करना चाहती हो, और अगर तुम नौकरी करोगे तो फिर भाई बहन फिर वो सोचेंगे कि बंदारी में तो बहुत आता है। तो इस तरह से दादी ने शुरू से ही कहा कि तुम फुल टाइम जैसे सेंटर पर रह रही हो, और भले वहाँ कोई ऐसे मीडिया के हिसाब से जैसे और देशों में प्रचार होता है कि वे अपने कार्य चल रहा है, ऐसे बहुत गुप्त था, ऐसा कुछ नहीं था वहाँ। पर फिर भी शुरू से लेकर वहाँ भाई बहनों का आना जाना, हाँ, स्टूडेंट्स, उधरनी ऐसी है पता नहीं। और हमारे जो निमित्त बहने भी थे, जो भाई जिसने हमें ज्ञान दिया, तो वो इतने पावरफुल थे कि बाबा के बच्चे किसी न किसी रीति से अपना वर्षा लेने आ रहे थे। और वहाँ की हिस्ट्री ऐसे है कि कुछ साल के लिए भाई बहने काम करने आते थे और फिर वापस चले जाते थे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स करीब करीब सेम रहते थे, और नए नए आते रहते थे, और बहुत ही वारिस क्वालिटीज बाबा के बच्चे वहाँ से निकले हैं। तो ये था कैसे हम ज्ञान में आए। तो हमने 1987 से थोड़ा इंटरेस्ट लेना शुरू किया। फिर ज्योति बहन हमें लंदन भी लेके आई थी, और फिर हम दुबई में सेंटर पर रहने लगे। तो जब सेंटर पर रहने की बात चल रही थी, तो पहले तो मुझे था कि मुझे भारत में ही सेवाएं करनी है। पर भारत में दादी, अगेन दादी का ये कहना रहा, जब दादी से बात हुई कि मुझे यही कहीं कोई भी सेवा चलेगी मुझे, पर मुझे भारत में रखो आप।
तो दादी ने हमें समझाया कि देखो, तुमको वहाँ की वीज़ा है, तुम विदेश के कल्चर को जानती हो, तो क्यों वहाँ नहीं जाओगी? और यहाँ तो तुम्हारे जैसे हज़ारों कुमारियाँ हैं, तुम्हें एक में 1000 बनना है कि एक अपने आप से बनना है। तो दादी की जैसे इच्छा थी, दादी ने समझाया, बड़ों ने समझाया, तो फिर हम जैसे विदेश में सेवा अर्थ दुबई गए। तो शायद आपने दुबई की कहानी सुनी या नहीं सुनी, पर जब हम बाबरी मस्जिद का प्रॉब्लम चला था 90s में, 1990 समथिंग, तब वहाँ के सारे कार्य जैसे बंद हो गए थे। हाँ, किसी का ग्रुप का मिलना ये वो, पर फिर भी हम कुछ बहनें वहाँ काफ़ी समय रहे, 6-8 मास रहे, पर वो कभी और समय सुनाएंगे। बहुत लंबी कहानी है, पर बहुत सी चीज़ें जैसे सेंटर में रेड हुआ, हर चीज़ लेके गए, आदि आदि। उस समय हम लंदन में थे जब ये सब हो रहा था। फिर भाई बहनों को लगा कि दक्षा बहन तो पिक्चर में है नहीं, तो उनको यहाँ नहीं रहना चाहिए। और फिर हमारा प्रोग्राम बन रहा था मधुबन जाने का, और फिर वहाँ ज्योति बहन थे और सेंटर बड़ा बंद हो गया था। हम वो छोटे रेड किसी हुआ की तब आप दुकान, थे दीदी वहाँ? वो रेड हुआ तब आप ही थे वहाँ पर? मैं नहीं थी, मैं आप लंदन नहीं में थे? थी। अच्छा। पर बहुत कुछ सुना, कुछ महीना मैं यहाँ लंदन में सेवा अर्थ मुझे भेजा था, जी तो उस समय नहीं थी, पर समाचार तो मिलता रहा। जी। और जब हम पहुंचे तो हमारे साथ जो हेमा बहन, ज्योति बहन थे, तो हमारी बहुत सारी बुक्स वगैरह, सीरीज वगैरह, शौक रहता था पढ़ने का। तो उन्होंने कहा कि देखो, आपके कबर्ड में जो भी मिसिंग है, ये नहीं सोचना हमने किसी को दे दिया है, ये लोग लेके गए हैं। तो ऐसे, पर वो बहुत अच्छी कहानी सुनाने जैसी है। अगर आप कहानी दयाल सुनाने दयाल लगे तो भाई ने 1 घंटा सुनाई तो है। उसी में चला जाएगा। दयाल भाई जी, ने सुनाई है, दयाल भाई ने अच्छा, दयाल भाई ने सुनाई ना। पूरी डिटेल। हाँ, बहुत बहुत प्यारी कहानी है। जी तो वो भी एक बहुत अच्छा अनुभव रहा कि हम बस जैसे शाम को शायद या दोपहर को मेरी फ्लाइट होगी भारत आने की, और ज्योति बहन को फिर भी था कि कोई मेरे साथ रहे तो बेहतर है, क्योंकि उनको तो रहना ही था थोड़े समय के लिए। तो फिर बाबा को मैसेज भेजा गया मधुबन में, और बाबा का मैसेज आया कि नहीं, दक्षा को उनके साथ रहना चाहिए। तो फिर हम उसके साथ 6 मास, माना आप सोच सकते, बहुत बड़े विलास से हमें किसी के फ्लैट में गए, उसी में एक कमरे में हम दोनों रहते थे। और सामान कहाँ रखा, कोई सामान कहाँ, किसी के गोदाम में। पर हर हमेशा ये रहता था कि जैसे बाबा यज्ञ के लिए कहा गया ना कि बिल्ली के पुंगरे आग में सेफ रहे, तो यही अनुभव रहता था। और मधुबन भी जब हम पत्र व्यवहार करते थे ना, उन दिनों में तो फोन, ईमेल्स इतना नहीं होता था, बहुत करके तो फैक्स भेजते थे, मोस्टली तो लेटर्स ही लिखते थे। तो दादियों को यही हम मैसेज भेजते थे कि हम यहाँ बहुत सेफ है, और बहुत कुछ सीखने को उस समय मिला। पर कैसे बाबा के बच्चों को बाबा प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि बाबा के सेवा अर्थ हमने जीवन दिया है, तो फिर इस तरह से हम क्यों नहीं, बाबा हमें सेफ रखेगा। तो ये जैसे बहुत इंटरेस्टिंग अनुभव था कि यज्ञ में जैसे परिस्थिति आई, उसका कुछ विजन हमने प्रैक्टिकली में देखा। तो जैसे ना, कई सेंटर पे कोई बात आती तो कई सेंटर पे कोई बात ना, कहीं फ्लड्स के सिचुएशंस है, क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं, पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं। तो ये बहुत अनोखा पेपर रहा। जैसे आपने कहा, आपने कहानियां तो सुनी है, तो अच्छा है कि आपको अदर एस्पेक्ट ऑफ द स्टोरी भी मिल रही है। मैंने दयाल भाई का इंटरव्यू नहीं सुना है कि क्या सुनाया आपको उन्होंने, तो आप मैच कर सकते हैं। फिर कुछ समय के बाद फिर हमको कहा गया, कनाडा गई मैं। तो कनाडा वैंकूवर में हम 2.5 साल गए रहे, और फिर हम लंदन आए। तो लंदन 1997 से है, तो काफ़ी साल, 23 साल होने को आ रहा है लंदन में। और
जब हम ज्ञान में चलने लगे, थोड़ा समझने लगे, तो इतना दादियों का परिचय नहीं होता था। पर जब हम दो दादियाँ, उस समय दादी गुलजार तो बहुत गुप्त होती थी, पर दादी प्रकाश मणि और दादी जानकी, तो एक बार जब हम मधुबन गए थे उसी समय शुरू में, तो मन से ही अंदर से आया कि या तो मुझे दादी प्रकाशमणि के साथ रहना है या तो मुझे दादी जानकी के साथ रहना है। पर ये इसलिए मैं बता रही हूँ कि कैसे हम कोई भी शुद्ध संकल्प करते हैं तो बाबा ड्रामा जरूर उसको फलीभूत करते हैं। तो फिर तो मुझे ध्यान भी नहीं रहा कि मेरा कोई ये संकल्प भी था। पर जब हम देखने लगे कि पहली बार मैं जब मधुबन गई, जैसे बताया कि विदेश में रहना ये वो भी हम दादी ने ही इशारा दिया, दादी जानकी ने, जब हम दादी कहते तो दादी जानकी। तो उस समय हम बम्बई में थे, क्योंकि तब तक हमारा हाफ द परिवार बम्बई शिफ्ट हो गया था पढ़ाई के कारण बच्चों के। तो दिव्या बहन के साथ हमारा सेंटर से कनेक्शन था। तो उन दिनों की बात है कि दिव्या बहन ने बस ड्राइविंग फिनिश किया था, उसको लाइसेंस मिला था, और उसी समय हमारे लौकिक पिताजी का फोन आया कि दादी जानकी बम्बई में आ रही है, विलेपार्ला में, आपको इस दिन इस समय उसे मिलने जाना है। तो मुझे पता था कि वो क्या कहने वाली, वो जरूर पूछेंगे कि तुम यहाँ क्यों बैठी हो। तो खुद मुझे दिव्या बहन लेके गई और गाड़ी में यही बातें समझाती रही कि अगर बड़े कुछ कहे तो ना नहीं कहना है, और भारत तो तुम्हारा घर है, कभी भी तुमको आना है आ सकती हो, पर अगर दादी कहे तुम्हें दुबई जाने के लिए तो तुम चले जाना। तो ऐसे ऐसे चलो दादियों की पालना तो है, पर बड़ी बहनों की भी पालना हमें मिली है। तो ये हम गई मैं दादी से मिलने, तो यही कहने लगी कि तुम यहाँ क्यों बैठी हो। तो मैंने कहा ठीक है दादी, मैं मधुबन होके, बाबा की मीटिंग शुरू हो गई थी, सीजन शुरू हो गई थी, वो करके फिर मैं चली जाती हूँ। अक्टूबर का मास था। तो वो कहती है कि दुबई कहाँ दूर है, तुम कभी भी आ सकती है, मार्च में चले आना। तो मैं अभी थोड़े दिन में जाने वाली हूँ, मेरे पहले तो पहुंच जाना। तो ऐसे हक से, जैसे दादियों ने हमें कहा है कि कहाँ जाना है ना, जैसे बाबा कहते हैं ना, जहाँ बिठाए जैसे बिठाए, तो ये अनुभव हमारा रहा। और उसके बाद हम जब पहली बार मधुबन गए तो हम पहुंचे ही हैं, मैंने सेंटर पर रहने लगे थे, तो पहुंचे हम और क्लास में अनाउंसमेंट्स हो रही है कि उस समय विदेश की जो पालना होती है थोड़ी भारत से अलग है, क्योंकि ऐसे नहीं कि जब भाई बहनें जाते तो उनके साथ उनकी टीचर भी जाती है। जो भी निमित्त आत्मा है हमको सबकी संभाल करनी पड़ती है। ऐसे नहीं कि भाई आपके शहर वाले हैं या आपके सेंटर वाले हैं उनकी ही करो, उनकी थोड़ी ज्यादा करते हैं, मैंने पर्सनल चीजें भी उनकी थोड़ी ध्यान में रखते हैं, पर ओवरऑल हमारे ग्रुप्स की हमें सेवा करनी होती है। तो हम रात को पहुंचे, सुबह क्लास में अनाउंसमेंट हो रही कि भाई लॉन्ड्री की कोई बात हो तो आप दक्षा बहन से बात करना। और मैं सोच रही हूँ कि मेरे नाम की कोई और भी बहन है विदेश की, जान के मुझे अच्छा लगा। पर जैसे ही क्लास फिनिश हुआ तो दादी ने बुला के कहा कि हमने तय किया है कि आप इनकी सेवा करेंगे, कुछ भी लॉन्ड्री कहाँ लेके जाना है, कैसे मार्कर्स चाहिए, ये सब आप लिएज करेंगे। तो ऐसे कई ऐसे अनुभव है जिसके लिए हम कह सकते हैं कि बड़ों ने हमारी, अगर हमको तो पता भी नहीं था मधुबन निवासी से कैसे मिलना होता है या कैसे बातें करनी थी, पर उन्होंने ये विश्वास रखा कि हम कर लेंगे, तो हमने भी पूरी तरह से वो सेवा निभाई। तो ये बात परिचय रहा अनुभव का कि जब बड़े कोई उम्मीद रखते हैं तो हमें जितना हम उसको पालना में लाते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। और फिर तो देखो कुछ समय के बाद हमारा लंदन आना हुआ, कनाडा जाना ये भी दादी ने तय किया। उसके बाद उनको था हम अमेरिका भी जाए, यूरोप भी जाए, पर
फिर देखा गया कि लंदन में ही ज़रूरत थी उस समय, तो फिर लंदन में रहे और लंदन में शुरू में हमारा जो यहाँ का पब्लिकेशन डिपार्टमेंट है उसमें सेवा दी और फिर 1.5-2 साल के बाद एक अपनी बहन है जो भी डैलस में सारी सेवाएं देखती है, रंजन बहन, तो उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रही, माना उसको ठंड नहीं सहन होती थी, तो उनको डॉक्टर ने कहा कि इनको कोई गर्म देश में भेजना है आपको, अल्टीमेट बता दिया। तो जब उनका डैलस जाना हुआ तब फिर दादी और बड़ी बहनों ने कहा कि आप फैमिली की देखभाल करना। तो हमने सोचा 3-4 मास 6 मास ना, जैसे कईयों का अनुभव आपने सुना होगा कि भाई हाँ 2 मास के लिए आए या 3 मास के लिए आए। तो 99 से लेके समझो अब तक हम वेम्बली में अपना इनर स्पेस जो है उसकी हम देखभाल करते हैं। हमारे साथ और भी बहुत भाई बहनें हैं जो सेवाएं देती हैं। तो कुछ एक आध है जो सारा दिन रहते हैं हमारे साथ बहन, पर मोस्टली कुछ घंटे के लिए आते हैं। तो ऐसे ऊपर नीचे शॉप है, ऊपर बाबा का घर है। इट्स नॉट आवर्स, इट्स ऑन लीज, पर ऐसे वहाँ सेवाएं चलती है। और जो अपना मेन सेंटर है लंदन में, ग्लोबल कॉर्पोरेशन हाउस, उसके जस्ट about 10 मिनट्स ड्राइव पर ही है। तो आप चल के भी जाना चाहो तो 1-1.25 घंटे में पहुंच सकते हो। बस में जाओ तो भी बहुत सारी बसेस जाती है वहाँ, तो बहुत ही नज़दीक है। तो हमें भी लगता है कि जैसे ग्लोबल हाउस का एक एक्सटेंशन काउंटर खोला है बाबा ने और हम बस वहाँ सेवा करके आ जाते हैं। तो नॉर्मली सुबह हम नाश्ते के बाद चले जाते हैं और रात को करीब शाम को 8 बजे 8:15 तक वापस आ जाते हैं। तो मंडेज टू सैटरडेज थोड़ा जल्दी आ जाते हैं। तो ये हमारा रूटीन रहता है। अब पिछले 6 वीक में तो ये रूटीन नहीं है क्योंकि बाबा के सभी सेंटर विश्व भर में बंद है। यहाँ ग्लोबल हाउस भी इस तरह से, कुछ भाई बहनें वहाँ रह रहे हैं, पर हम लोग भी ग्लोबल हाउस से, मेरा जो रहने का स्थान है वो इट्स ओनली अबाउट 2 मिनट्स अवे, पर फिर भी हम ऑनलाइन मूली सुन रहे हैं फिलहाल। तो ऐसे पालना सब हो रही है। तो ये हो गया जैसे वेम्बली की सेवा। तो वो एरिया में बहुत, जैसे सारा ग्लोबल हाउस और वेम्बली दोनों को ब्रेंट एरिया कहते हैं। तो उसमें हम कह सकते हैं कि भारतवासी भी है और जैसे ब्लैक बॉडीड पीपल भी है, काफ़ी सारे यूरोपियंस हैं। तो ये सब भाई बहनें जैसे हमारे एरिया में रहते हैं। तो इसलिए भी कि जो भाई बहनें हिंदी भी जानते हैं, इंग्लिश भी जानते हैं और गुजराती भी काफ़ी नंबर्स में कम्युनिटी है वेम्बली में। हम जो बाबा का घर है इनर स्पेस के उससे करीब 5-10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पर एक रोड है, इसको कहते हैं ईलिंग रोड। तो अभी तो इतना नहीं दिखता है, पर पहले जब हम आए तो ऐसे लगे कि आप कहीं गुजरात में ही पहुंच गए हैं, क्योंकि इवन ऑल द साइंस आर इन गुजराती। इंग्लिश में तो है ही है, पर इवन सारी बातें और આપણે બધું ભીંડા ટિંડોળા બધું જ મળે ત્યાં। सो सब्जी बब्जी आपको लगे नहीं कि आप कोई भारत से दूर है। नारियल पानी भी मिल सकता है। प्राइस में बहुत फर्क रहता है, आपको जो पता नहीं कितने का मिलता है वहाँ 30-50 रुपये का मिलता होगा या 20-30 रुपये का, यहाँ मिनिमम 4-5 पाउंड का मिलता है। सो इट्स लाइक मे बी 10 टाइम्स मोर, पर मिल सकता है। आम के सीजन के वक्त आम, जब राखी की सीजन होती है तो राखियाँ, तो कुछ ऐसे नहीं लगे कि आप देश से दूर हैं। पर अभी काफ़ी सालों से हम देख रहे हैं कि लॉट्स ऑफ श्रीलंकन्स, तो वो भी एक अनोखी सेवा जैसे वेम्बली और ग्लोबल हाउस से शुरू हुई है, सारी तमिल कम्युनिटी की सेवा। तो आज सारे विश्व भर में, विशेष करके यूरोप में आप देखेंगे कि कई सेंटर्स में जैसे तमिल बाबा के बच्चे और वो श्रीलंका से आए हैं, वो तमिल में ही चाहते हैं। तो आज हमारे लंदन में हम समझ सकते हैं कि 100 से ज़्यादा करीब बाबा के मूली लेवल पर स्टूडेंट्स हैं। तो ये हम
बताना चाहते थे कि यहाँ सारे क्लासेस गुजराती, हिंदी और इंग्लिश में तो मेन सब चलता है, पर साथ-साथ हमारे कई एक्टिविटीज़ तमिल और दूसरी यूरोपियन भाषाओं में भी चलती हैं। और दूसरा हम देख रहे थे कि भारत और विदेश की सेवा की रूपरेखा में थोड़ा-सा और अंतर ये रहता है कि जितना ब्राह्मणों की सेवा में को वज़न दिया जाता है, जैसे मुरली, क्लास ये वगैरह, तो यहाँ लौकिक वालों की भी सेवा में इतना ही जैसे सेवा के प्रोग्राम्स बनते हैं। तो मोस्टली सभी बड़े सेंटर्स में हम देखते हैं कि एवरी वंस अ वीक या तो वंस इन 2 मंथ ऐसे पब्लिक प्रोग्राम्स ज़्यादा रहते हैं। जैसे कोई टॉपिक ले लिया संतुष्टता पर या जो भी करंट टॉपिक है, और अच्छे-अच्छे टाइटल्स और थीम्स आप वेबसाइट पर देख सकते हो। बहुत सुंदर-सुंदर टाइटल्स और थीम्स लेते हैं और अपने ही भाई-बहनें उसको सारे यूके से आते हैं, कई बार जो अगर विजिटर्स होते हैं गेस्ट स्पीकर्स, तो उसको भी हम बुलाते हैं। तो ब्राह्मणों के साथ-साथ बाहर वालों की भी इक्वली तरह से पालना होती है, क्योंकि कई है जो मेडिटेशन कोर्स करना नहीं चाहते, राजयोग कोर्स नहीं करना चाहते, वो मुरली लेवल तक नहीं पहुंचना चाहते हैं। हाँ, चलो कोर्स कर भी लिया, पर उनको चाहिए कि सिर्फ मेडिटेशन हो। तो जैसे एवरी थर्ड संडे पब्लिकली हम ओपन करते हैं, तो उनकी हिसाब से कमेंट्रीज करना, ये करना, तो क्या होता है कि वो उन चीज़ों के लिए आते हैं। और दूसरा, जो दादी को सेवा के अर्थ हमेशा एक कॉन्सेप्ट बहुत रहता था, अभी तो कई साल हो गए ये है, और बहुत से देशों ने ये कॉन्सेप्ट को भी अपनाया है, वो था इनर स्पेस का। कि जैसे भर बाजार में बाबा की दुकान भी हो और बाबा का सेंटर भी हो, तो मॉडल के तौर पे जैसे वेम्बली का, तो नीचे शॉप है जिसमें बाबा की हर चीज़ जो यहाँ का प्रोडक्शन ज़्यादातर रखते हैं, और कुछ भारत से हम हिंदी, गुजराती, तमिल, मराठी ऐसी भाषाओं की कुछ बुक्स लेके आते, सारी नहीं, पर जो यहाँ के लोगों को पसंद आती है। और उसके अलावा जैसे अगरबत्ती है या कुछ ऐसी चीज़ है, सॉल्ट लैम्प्स है, जो मेडिटेटिव है, तो वो हम रखते हैं। तो कई बार हम देखते हैं कि इस दादी की कितनी हाई थिंकिंग, एडवांस थिंकिंग होती थी कि इस बहाने जो भाई बहनें आमतौर पे हमारे सेंटर पर नहीं आते, तो वो सिर्फ अगरबत्ती लेने के लिए है या सॉल्ट लैम्प लेने के लिए, ऐसे कुछ लेने के लिए आए, और आते ही तो फिर हम जो भी स्टाफ वहाँ है, जो बाबा के बच्चे ही होते हैं, वॉलंटियर्स, तो वो बताते हैं कि इस तरह से कोर्सेज हैं। कई बार हम थॉट्स रख देते हैं, और कई बार जो एवरी वीक का हमारा टॉक्स होता है, उसकी बड़ा पर्चा बना के हम लगा देते हैं विंडो पर, तो बाहर से भी वो लोग पढ़ के जाते हैं। उनको फिर अगर स्पीकर अच्छा लगा, टॉक अच्छा लगा, थीम अच्छा, तो फिर आ जाते हैं। तो कोई इम्पोजिशन नहीं कि भाई हाँ ये करना ही है, और इस तरह से यहाँ सेवा होती है। और दूसरा, इवन मेडिटेशन कोर्स कई है जो हम जैसे फास्ट ट्रैक कराते हैं, तो भारत में जैसे होता है ना, एवरी डे ऑफ द वीक, इतने समय आप आ जाना, पर मोस्टली हम देखते हैं कि विदेश में इतने समय नहीं दे पाते हैं। तो ज़्यादातर हमारे जो कोर्सेज होते हैं वो है कि वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक मैक्सिमम लोग आते हैं, और जब तक उनका कोर्स फिनिश होता है, मुरली तक आते 2-3 मास लग जाता है ना? अब जैसे भारत में हफ्ते में मुरली तक पहुंच जाते हैं, ऐसे यहाँ कम होता है। कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जो सही रहता है कि भाई जैसे वहाँ होता है, पर मोस्टली हम देखते हैं कि फ्यू लेसन्स इन अ वीक, वंस ट्वाइस मे बी, तो इस तरह से। पर एक हमने देखा है कि रियली वो लोग जानना चाहते हैं, और दूसरा अनुभव में हम ये कह सकते हैं देश विदेश की सेवा में कि विशेष करके
प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या हो, कैसे हो, इस पर ज़्यादा ध्यान रहता है भाई बहनों का। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ज्ञान को भी जानना चाहते हैं, पर उस ज्ञान को हम जीवन में कैसे यूज़ करें, और इसलिए मेडिटेशन के प्रति भाई बहनों का विशेष करके हम कहेंगे ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। और दूसरा, दादी के अनुभव की कई बातें हम बताते हैं कि जब हम ज्ञान में आने लगे और हम सेंटर पर रहने लगे, आई थिंक विद इन अ ईयर और सो, मुझे याद आ रहा है कि मधुबन हम गए थे, छोटे से ग्रुप से दादी मिल रही थी, सारे इंस्ट्रूमेंट सोल्स थे, शायद मेरे जैसे नए नए सेंटर पर रहने वाले बहनें होंगी। तो दादी पर्सनली सबसे मिलती थी, वो दादियाँ सभी, पर मैं विशेष दादी जानकी को याद कर रही हूँ। तो मुझे अब भी याद है, जो पुराने हैं आप जानते होंगे कि स्मॉल हॉल करके एक हॉल होता था, जो अपना अभी जो हॉल है, क्या कहेंगे, जहाँ सारे पिक्चर्स रखे हैं हिस्ट्री के, और उसके सामने एक हॉल है, वो कभी कभी खोलते हैं, बिकॉज काफ़ी समय तो वो स्टोर रूम तरीके से यूज़ हुआ। तो उस कमरे में हम लोग दादी को शाम को मिलने गए थे, दादी क्लास करा रही थी। तो बहनें पूछ रही थी कि भाई सेंटर पर रहने के लिए, सेवा करने के लिए, सबके साथ रहने के लिए हमें विशेष और क्या करना चाहिए। कईयों को ऐसे आ रहा था कि हम तो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, या हमारे पास इतनी ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स नहीं है, हम भाई बहनों को कैसे संभालेंगे, हम अपने को इन सब के साथ कैसे संभालेंगे, ऐसे ऐसे किसी के प्रश्न होंगे जो दादी के पास आए थे। तो दादी ने एक ही सेंटेंस में सबका समाधान कर दिया। दादी ने कहा कि सबसे बड़ी स्किल सेवा के लिए चाहिए, वो है आत्म अभिमानी स्थिति। तो आजकल की जो मूल्य सब चल रही है, विशेष किस पर है? आत्म अभिमानी स्थिति। तो इसको हम पक्का करें तो और स्किल्स क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, वो आपे ही जैसे हमको पता चलता रहेगा। तो ये बात हमें बहुत अच्छी लगी कि भाई कितने सालों पहले ये बात कही, पर अभी भी हमको काम में आती है कि कोई भी ऐसी बात होती है ना, तो ज़्यादा दिमाग चलाने से बजाय अगर हम साइलेंस में चले गए, आत्म अभिमानी स्थिति में रह गए, तो आपे ही सल्यूशन निकलता है कि हमें क्या करना चाहिए। और फिर ऐसे कुछ और बातें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि जब हम लंदन में आए, तो शुरू से ही हमारा थोड़ा सा सेंसिटिव नेचर होता था। हमको आई नेवर यूज्ड टू लाइक टू कन्फ्रंट, जैसे अगर चलो आपका कोई राय है, मेरे राय से डिफरेंट है, आप अपनी तरह से करो, लेट मी गो। तो दादी ये समझाती थी कि सेवा के क्षेत्र में जब हम आते हैं, तो हमें साथ में मिलके सेवा करनी है। रनिंग अवे इज ईजी ना, रन अवे कौन करता है? रन अवे कौन करता है, कोई बताएगा? भागता कौन है जी? तो भागने वाले सन्यासी होते हैं ना। हमको भी सन्यास करना है, पर हम सूखे सन्यासी तो नहीं है ना, हम घर गृहस्थ में रह के हमें सन्यास करना है। तो ये दादी सिखाती थी कि अगर चाहे तो हम किसी को कुछ कहना है ना, अगर चाहे तो हम आराम से अकेले जाके कहीं कुछ सेवा करें, पर कहाँ तक हमने ज्ञान जीवन में धारण किया है, मार्क्स किस हिसाब से मिलेंगे? संगठन में रहने से, संगठन के साथ सेवा करने से। तो कई बातें याद आती है शुरू शुरू में, जब हम कोई ऐसी बात आती थी इन स्पेस के लिए, तो दादी पर्सनली अवेलेबल होती थी इन सब चीज़ों को आंसर करने के लिए। तो एक किसी
आत्माओं की बात थी, संस्कारों की बात थी। तो दादी ने हमें कहा, जो ये आपने उनके क्लासेस में कई बार सुना होगा, पर फिर भी हम खुद जब पर्सनली सुनते हैं तो उसका कोई ज़्यादा ही वज़न होता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, कई बार दादी के क्लास में सुनी है कि हार माने तो हारमनी हो जाएगी। तुम हार मान लो, माना अगर वो राइट नहीं भी है, आप राइट हो, पर सिचुएशन को संभालने के लिए, यज्ञ की सेवा को संभालने के लिए आप उसको राइट समझ लो। और फिर क्या हो जाएगा, हारमनी। और जब हम ये दिल से और आत्माओं को रिस्पेक्ट देते हैं या इनकी बातों को हम वजूद देते हैं, तो हमने देखा है कि उनका भी फिर हमारे साथ उनका इंटरैक्शंस भी बहुत प्यार वाला हो जाता। जो पहले कन्फ्रंटेशन का होता तो क्योंकि दे फील सेफ। तो ये कितनी गुह्य बातें है, तो बहुत सिंपल शब्द, पर रियली जब हम हार मान लेते हैं तो कैसे हारमनी होगी। तो इससे मुझे हमेशा एक बात याद आती है, अंग्रेजी में बहुत ब्यूटीफुल कहावत है जो मेरी काफ़ी प्रिय है। वो है कि इफ़ आई हैड टू चूज बिटवीन बीइंग राइट एंड बीइंग काइंड, let me choose to be kind, then I know I'm right. Yeah? If I had to choose between being kind and being right, let me choose to be kind, then I know I am right. तो ये बात है कि हम कैसे यूनिटी को बढ़ा के रखें। तो ये हमारे बड़ों ने सिखाया है। मुझे याद आ रहा है कि वन ऑफ द प्रॉपर मैसेजेस जो दादी गुलजार के द्वारा लास्ट में आया था, आप सब तो को भी याद होगा, 3 बातें उन्होंने बताई थी कि एक तो अमृत वेला को पावरफुल बना के रखना, दूसरा परिवार की यूनिटी को, और तीसरा है कि स्टॉक जमा करना। कुछ समय का स्टॉक आपके घर पे रहा। तो अब जो करंट सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं, तो कितनी रेलेवेंट है कि अगर हमारा योग पावरफुल नहीं होगा तो फिर हम बच पाएंगे इन चीज़ों से। और योग का मतलब ये तो नहीं कि बस हम उठ के नेमिनाथ की तरह बैठे रहे और फिर जुट के खाए या फिर दिन भर हम कुछ और ना करें, नहीं। अगर हमारा योग सही है, अगर हम सही रूप से डिसिप्लिन को अपना रहे हैं, तो हमारे में दिन भर वो एनर्जी रहेंगी कि और कुछ करें और कुछ करें और यूनिटी को बढ़ाएं। तो अब की जब हम की सब लॉकडाउन में हैं, यहाँ यूके में भी भारत जितना स्ट्रिक्ट नहीं है, और इसलिए देखो भारत में काफ़ी सेफ है आप, पर फिर भी काफ़ी स्ट्रिक्ट है। सेंटर्स तो बंद ही है। तो हम देख रहे हैं कि जिस घर में हम, जिस भवन में हम रहे, क्योंकि आजू बाजू कई भवनों में भाई बहनें रह रहे हैं, क्योंकि आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली, गिना नहीं है कभी मैंने, पर 40 के करीब तो फुल टाइम हेल्पर्स होंगे बाबा के जो निमित्त इंस्ट्रूमेंट्स है। तो ग्लोबल हाउस में तो कुछ ही भाई बहन रहते हैं, पर मोस्टली जैसे हम सुखधाम में रहते हैं, हमारे बाजू में इंद्रप्रस्थ है, बायो का रहने का स्थान हार्मनी हाउस है। इसी तरह जो बहनें थोड़ा सा काम भी करती है और सेवाएं भी करती है, उससे शक्ति भवन है, बायो का शांति भवन है। तो ऐसे कई भवन्स बने हैं, और जहाँ से यज्ञ की सेवाएं शुरू हुई ओम निवास से, वहाँ भी अब तक बहनें रहती है। यहाँ जो ग्लोबल हाउस है उससे 5 मिनट ड्राइव, 5 to 10 मिनट्स ड्राइव पर है। और उसके बाद जो बाबा भवन, जहाँ दादिया भी रही है, दीदिया भी रही है, तो वो सभी भवन्स अभी तक है और बहनें रह रही हैं। तो हम सब बहनें ये महसूस कर रहे हैं कि अब तक हमें ना, क्योंकि हम अपने अपने डिपार्टमेंट्स में इतने व्यस्त रहते थे कि कौन क्या खाता है, कैसे बनाता है, वो इतना कभी हमें समय ही नहीं मिला। तो अब जबकि हम सुखधाम में हैं अभी,
तो जिस बहनों के साथ रह रहे हैं तो टर्न बाय टर्न हम खाना बनाते हैं, एक दूसरे को पूछते हैं, किसी को नमक कम चाहिए, किसी को मिर्ची कम चाहिए, किसी को ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। तो एक दूसरे को हम जान रहे हैं, तो हमें अंदर से, बाहरी रूप से तो चलो लॉकडाउन है, रिस्ट्रिक्शंस है, ये वो, पर ये एक मौका मिला है हमें अंदर जाने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए। और सबका यही रहता है, चलो कोई बात ऊपर नीचे हो भी जाती है पर फौरन हम करेक्ट करके, क्योंकि हमें यूनिटी पर फोकस देना है। क्योंकि हम सब समझते हैं कि भाई बाबा की रेवलेशन कैसे होगी, मेन साधन है रेवलेशन का कि हमारी यूनिटी को देखकर, जैसे हर एक चेहरे से बाबा नजर आए। बाबा ने कहा कि आपकी सूरत सीरत ये सेवा करें। तो दादियों में तो देखा है, पर हम सबको भी इक्वल चांसेस है ना। दादी जानकी से यही सीखते थे कि कई बार अपनी बात करे, या जब कभी ट्रांसलेशन का मौका बनता था तो कोई ऐसी बात लेके कोई आता है, हम जानते थे कि भाई स्थिति तो बहुत लो थी उनकी, या कभी अपनी भी बात कर ले, पर जब दादी बात करती थी तो ऐसे कहती थी, अच्छा 8 में आ सकती हो ना। और हम सोचते, हम तो कितनी बातें मन में लेके आए थे दादी, और दादी की दृष्टि जैसे बाबा की दृष्टि। सो दादियों ने हमारे में ये विश्वास रखा है, वो सिर्फ जो उन्हें मिले हैं उसमें नहीं भी मिले, सभी में विश्वास है। और बाबा ने भी कुछ समय पहले की जो मुरली चली थी, जिसमें 4 निश्चय की बात बताई, वो सबको याद होंगी। शायद मेरे से भी आप लोग ज्यादा मुरली का अध्ययन करते होंगे, रिविजन करते होंगे, पर अच्छा लगा कि नहीं, स्वयं में भी विश्वास, बाबा में भी निश्चय, ड्रामा में भी निश्चय, और परिवार में भी निश्चय। तो हम तो ये देख रहे थे कि ये एक मौका बना है कि हम डीप अंदर जाए और हम देखें कि कहाँ तक कोई बात की कमी है, तो हम उसको चेंज कर दें। क्योंकि अगर अभी नहीं करेंगे तो कभी करेंगे, तो अभी हमें जरूर करना है। तो ये कुछ मन में बातें आ रही थी। और भी आप चाहो तो दादी की बात सुना सकते हैं, या और कुछ बातें जी जी, सुना जरूर सकते हैं, जरूर कुछ जरूर पूछना हो सुनाओ। तो बताइए आप। पहले तो आप ही सुनाओ, दादी की बातें होगी। और दयाल भाई आ चुके हैं कब से। तो जी दयाल भाई, वैसे तो आपको स्वागत करना था बीच में ही सही, आप भले फिर बाद में दादी की बातें सुनाएंगी दीदी। दयाल भाई। ओम शांति। ओम शांति। तो आप सब भाई बहनों का स्वागत है। और हम लोग बहुत देखो बाबा ने कितना, अब क्या कहें, कितना, मैं तो कहूँगा कितना अच्छा समय आया है, लाया है ड्रामा अनुसार, कि हम लोगों को भरपूर समय मिला है। भी भैया फाइनल अपना जितना तैयारी करना है कर लो, अपनी मन स्थिति, अपना जो भी कुछ स्थिति बनानी है बना लो, क्योंकि अभी ड्रामा अनुसार भी बहुत समय नहीं है, और अभी बिल्कुल इधर उधर की बातों में झांकने का भी समय नहीं है। बस मेरा तो ऐसा ख्याल है कि अभी हम 20 नाखून का जोर लगाकर बस अपने पुरुषार्थ में ध्यान देवे, अपनी स्टेज बढ़ाने में ध्यान देवे, बाकी और कोई बातों में हम लोगों ने अभी बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अभी तो ठीक है, मिनेश भाई अपना बहुत हमारे आर्ट एंड कल्चरल विंग के बड़े विशेष प्लानिंग बुद्धि वाले भाई है, उमंग उत्साह उनका हमेशा रहता है। और जो भी हमारी कॉन्फ्रेंसेस में विशेष बॉलीवुड के कलाकार या ऐसे कोई विशेष व्यक्ति आते हैं, उनकी शूटिंग का और उनका अनुभव की शूटिंग का भी उन्होंने जिम्मा लिया है। तो ये इज वेरी गुड इन दिस वगैरह इंटरव्यू वगैरह लेने का। लेकिन मेरे को उतना कैमरे में आने का ना ही शौक है, और ना ही अभी मुझे पता नहीं था ये कैसे। उस दिन थोड़े दिन पहले लगाया था,
तो मैं आधे घंटे से छेड़छाड़ कर रहा था, तो ऐसे करते करते लग गया। और अभी शाम का समय है, ज्ञान सरोवर में 5:45, अभी 6 बजे, 6:30 से शुरू हो जाएगा, 6 से योग शुरू हो जाएगा। थोड़े योग के घंटे बढ़ा दिए हैं। और ट्रेनिंग सेंटर हॉल नंबर 7 में 24 आवर योग भट्टी चलती है, जब भी जो भी फ्री है जाके बैठे। और बहुत अच्छा बाबा ने मौका दिया है। हमारे भाई कुछ बहनें भी है जो पूरा कैंपस सफाई करती है, झाड़ू लगाते हैं, एकदम इतना अच्छा कैंपस चकाचक साफ रहता है। वो पहले माइयां भी उतना अच्छा नहीं कर पाती थी। उस दिन हमारी दीदी निर्मला जी ने भी कहा मुरली पढ़ते पढ़ते कि देखो कितने अच्छे साफ रोड नजर आ रहे हैं, वो जो पहले सफाई करती थी उनको दिखाओ ऐसे। और भाई लोग सुबह सुबह ही नाश्ते के पहले सब झाड़ू लेके मुरली और नाश्ते के बीच में आधे घंटे के अंदर पूरा कैंपस साफ। सब अब मैंने मुंह में मास्क लगा के अपना, और जो हमारे गवर्नमेंट के रूल्स है वो पूरा हम लोग फॉलो कर रहे हैं। एक टेबल पे 2 से ज्यादा व्यक्ति नहीं बैठना, एक कार में 2 या 3 से ज्यादा नहीं बैठना, और कार तो क्या बहुत कम जाते हैं बाहर जब बहुत जरूरत है। तो आप सब भाई बहनों को मेरी शुभेच्छा है। बहुत अच्छा हमको जैसे फाइनल एग्जाम के पहले प्रिपरेटरी लीव मिलती है ना, बस वो बाबा ने दी है। अभी मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है बस ये खुलेगा, 1-2 ऐसे ही आएंगे और फिर सीधा हम घर चले जाएंगे। तो आप सब भाई बहनों को मेरी शुभ भावना, शुभेच्छा। सब 20 नाखून का जोर लगाकर लगा के हैया। ओम शांति। अरे दयाल भाई, 14 तारीख का भी भाइयों बहनों को निमंत्रण दे दो, आप ही हाँ, मुख्य 14 हो। तारीख को वैसे हमारे मिनेश भाई ने एक संगीत संध्या रखी है। तो संगीत तो हम सुनते ही हैं, लेकिन संगीत का जो प्रिपरेशन होता है, उसके जो शब्द लिखे जाते हैं, किस भाव से कब किस मौके पर कब वो हमको लेखक को उसके दिमाग में वो चीज आ जाती है। इसी तरीके का प्रोग्राम आजकल रोज विविध भारती में आ रहा है, 5:45 से 6 बजे। अभी इस समय विविध भारती अगर कोई ऑन करेगा तो दिग्गज लोग हैं, जैसे PR अपना मुझे याद नहीं आ रहा है, जो अपने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छा लिखते हैं, गुलजार जी है, और R.D. बर्मन जी है, और आशा भोसले जी। तो ये कोई 2-3 गानों के ऊपर थोड़ी डिटेल बताते हैं कि किस मौके पर कैसे ये बनाए गए। और तो ये बहुत अच्छे एक जानकारी के रूप में हो जाता है कि कैसे कैसे गाने बनते हैं। तो इसलिए दिव्या बहन जी बोरीवली की, जो हमारी बहुत सारी CDs और बहुत सारे वीडियोस उन्होंने बनाए हैं, और सतीश भाई भी रहेंगे, और मेरे ख्याल से सुरेश वाडकर जी भी रहेंगे। तो इस तरीके से जिन्होंने ज्यादा, और भी कुछ लोग हो सकते हैं। वैसे तो मेरे पास में बॉलीवुड के बहुत सारे एक्टर्स एंड कल्चरल लिविंग की कनेक्शन में आए हुए लोग हैं। दे आर इन कनेक्शन विद ब्रह्मा कुमारी। बहुतों ने कोर्स भी किया है, कोई मुरली भी सुन रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि एक उन लोगों की मीटिंग रखेंगे, हाफ बीके नॉन बीके, थोड़ा थोड़ा जो कनेक्शन में आए हैं उन लोगों की। लेकिन ये 14 तारीख के लिए आप सब लोगों को हम इनवाइट कर रहे हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ में हमारी जो गीतों की डिटेल है, कैसी बने हैं बाबा के गीत, उसके ऊपर भी हम 14 तारीख को चर्चा करेंगे। तो आप सब लोगों को इनविटेशन। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति जी, थैंक यू भ्राता जी। हाँ दीदी, अभी आप क्योंकि दादी के साथ रहे हैं, नजदीक रहे हैं, तो बहुत सी बातें होगी जो जीवन में कोई घटना घटी होगी और उनके द्वारा प्रैक्टिकल आपने सीखी होगी दादी जानकी जी से। तो ऐसी कुछ बातें आपकी मेमोरी में आती है तो वो हमारे भाइयों बहनों को आप सुनाए, क्योंकि वो प्रैक्टिकल बातें बहुत काम आती है। जी जी। जैसे हम सब कर्मातीत तो बने नहीं हैं, और यही प्रयास चलता है। तो कुछ न कुछ जब गलतियां होती है तो जब बड़ों को बताते हैं, भले शायद गलती ना भी हो, पर कभी राइट होते भी अगर हमारा टोन थोड़ा सा गलत हो गया या शब्द थोड़े यथार्थ नहीं थे, तो वो भी गलती ही माने जाएंगे। तो ऐसा ही कुछ संजोग था। तो मैंने जाके दादी से बताया कि ये बात हो गई है,
वैसे तो बात ये है, आत्मा की ऐसी कोई बात थी, इसलिए जब बहुत जिद हो रही थी तो मेरे से ये शब्द निकल गया। तो फिर भी दादी ने कहा तुम्हारी गलती है। गलती इसलिए क्योंकि अगर आईना खुद मेला हो जाए तो फिर आप अपनी शक्ल देख सकोगे। इसलिए तो कहते हैं ना, भक्ति में भी तेरा मन दर्पण कहलाए, राइट। तो हमारे मन को कभी भी इम्प्योर नहीं बनाना है। किसी की बात को हमें जैसे वो हमारे पर हावी ना कर ले। क्योंकि दादी कई अपने क्लासेस में, मुझे याद आ रहा है कि एक साल ऐसा था कि लगातार वो क्लास में एक बात को अंडरलाइन कर रहे थे, और आई थिंक टुवर्ड्स द एंड भी ये बता रहे थे कि ब्राह्मणों को कौन चला रहा है। तो हम ऑब्वियस आंसर सोचेंगे कि बाबा चला रहा है, ड्रामा चला रहा है, कौन चला रहा है। तो दादी ने कहा कि मैं सच बताऊं कि हर ब्राह्मणों को भी अपने संस्कार चला रहे हैं। तो उनको ये बहुत ख्याल रहता था, और हमारा भी ध्यान, सबका ध्यान खिंचवाते थे कि कोई ऐसा हमारा संस्कार न रह जाए कि हम जब शरीर छोड़े तो कहे कि भाई हाँ, दक्षा का ये संस्कार था। दादी तो खुद अपना नाम लेके कहते थे, कोई ऐसा ना कहे कि जानकी का ये संस्कार था। तो अब की जो हमें और मौका मिला है, तो हम ये चेक करें कि हमारा कोई ऐसा संस्कार तो नहीं है। और अगर सामने वाला गलत भी हो, पर हम अपने शब्दों को, अपनी धीरज को चेंज ना करें। तो ये दादी से हम बहुत सीखते थे। और जो भी सामने आता था, दादी को हम देखते थे कि छोटा बच्चा हो, पढ़ा लिखा हुआ हो, बुजुर्ग हो, बहन हो, भाई हो, जब दादी उनके साथ होती थी उनका अटेंशन हमेशा रहता था। ये बातें आपने सुनी होंगी, एक भाई बहन से मिले, फिर एक सेकंड का बीच में दादी को टाइम मिलता था, कुछ सेकंड का, तो बाबा की याद में चले जाते थे। पर किसी को ऐसा नहीं लगता था कि जब उनके सामने थे तो किसी और को वो देख रहे थे ना। कई बार क्या होता है कि हम किसी से मिल भी रहे, पर हम सोच रहे कि हम सुन रहे, पर हमारा ध्यान यहाँ वहाँ होता है, हमारा फुल फोकस उसमें नहीं रहता है। तो ये भी हम सीखे कि, और लौकिकली भी ये बहुत माना जाता है कि हमें अपने आर्ट ऑफ लिसनिंग को बहुत बढ़ाना है। क्योंकि हम सुन तो रहे हैं, पर क्या समझ रहे हैं उनकी बातों को। और कई बार हम देखते हैं कि हमें कोई सोल्यूशन देने की बात भी नहीं होती, पर सिर्फ सुन लिया ना, धीरज से सुना और फिर बाबा को देख के भूल जाना है, तो सामने वाले की कई प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते हैं। हमने हजारों बार ये चीजें देखी है। तो यदि आप अप्लाई नहीं करते हो या कम करते हो तो ये बात को जरूर अप्लाई करें। वो दूसरा, दादी का विजन हमेशा सबके लिए बहुत बहुत पॉजिटिव रहता था। और इसके कारण जब उनकी प्रेजेंस में जो भी आत्माएं आती थी तो वो पॉजिटिव ही करना चाहती थी। तो ये भी हम अप्लाई कर सकते हैं। आई एम श्योर सभी कर ही रहे हैं, पर अगर हमारा 20% है, 30% है, तो हमको 100% कैसे बनाए, हर हमेशा के लिए कैसे बनाए। कई लौकिक्स भी जब दादियों को मिलते थे, तो मुझे याद है एक सभा में, कुछ विमेन की सभा में थी, तो जैसे दादी आए तो बिल्कुल साइलेंस हो गया। वैसे देखा जाए दादी जानकी का स्ट्रक्चर तो बहुत छोटा था, शी इज वेरी पेटिट, पर उनकी प्रेजेंस, उनकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि इट्स लाइक शी पुट एवरीबॉडी टू साइलेंस। तो किसी ने कहा कि ना, कई लोग होते हैं जो रिस्पेक्ट डिमांड करते कि माँ मैं बड़ी हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं ये पोजीशन का हूँ, मैंने ये किया तो आपको मुझे ये करना चाहिए। तो लॉट ऑफ पीपल डिमांड रिस्पेक्ट, पर दादी की प्रेजेंस ऐसी है कि शी कमांड्स रिस्पेक्ट। और उनके सामने हमारे ऐसे नहीं कि हम डर के मारे नहीं कुछ करते हैं, पर हमें अंदर से आता कि हम ना करें। और बाबा का ज्ञान भी तो यही कहता है ना, राजयोग क्या है। दूसरी पढ़ाई में और अपने जो बाबा पढ़ाते हैं उसमें क्या फर्क है, कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं अपने
इच्छा से कर रहे हैं, प्यार से कर रहे हैं, कोई फोर्स नहीं है। जो भी हमारे सिस्टम है, रूटीन है, डिसिप्लिन से, मर्यादा से, जो भी आप कहना चाहें, तो वो है हमारे प्रोटेक्शन के लिए। और हम जितना दिल से करते हैं तो हमारी सेफ्टी है, या नहीं करते हैं तो हमारी सेफ्टी नहीं रहती है। तो ये हम जरूर देखें कि ये हमारी सब सेफ्टी के लिए। तो दादी हमेशा ये याद दिलाती थी। दादियों के तो अनुभव इतने सारे हैं कि कितने दिन भी बीत जाए, पर फिर भी एक आध और सुना लेती हूँ, फिर अगर कोई और प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। तो दादी का मुझे याद आ रहा है कि जो भी यज्ञ में समय के प्रति जिसने जो कुछ भी किया होता है, दादी कभी भूलती नहीं थी। मैं समझती हूँ कोई भी दादियाँ नहीं भूलती थी। रिसेंटली अभी दादी जानकी ने शरीर छोड़ा तो उनकी बातें और ज्यादा याद आ रही, वरना हर एक दादियों के लिए हम ये कह सकते हैं। तो जैसे बताया शुरू में कि मिडिल ईस्ट की सेवा दुबई में जब शुरू हुई तो जो 4-5 परिवार में से एक परिवार हमारा लौकिक परिवार था। तो तब से लेकर माता पिता दोनों को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, विशेष करके पिता जी आगे रहते थे। तो कुछ साल पहले की बात थी जब उनकी तबीयत ठीक नहीं रही, तो दादी ने खुद मुझे लंदन से भेजा भारत। बम्बई में रहते थे तब तक तो वो, और मैं तो 2 वीक के लिए गई थी सेवा के लिए, रहती थी सेंटर में। हमारे जो बहनें हैं कांदिवली में वो लोग रहते हैं, तो रहते थे, पिताजी तो चल बसे। तो बहनें बहुत सहयोगी है वहाँ की, तो कहते कभी भी आप आओ, आपका घर है। तो हम दिन भर उनकी सेवा करते थे, फिर जब जाना था तो हम सेंटर पर चले जाते थे। तो हमने सोचा 2 हफ्ते के लिए गए। दादी खुद एक्सटेंड करती गई कि पता है वो आत्मा कौन है, तुम उसको अपना लौकिक पिता समझ के नहीं सेवा करो, पर जो उसने सेवा की है उसका रिटर्न तुम दे रहे हो। और इतना ही नहीं, जब वो उस समय बम्बई भी आए थे तो मुझे वहाँ कहीं प्रोग्राम था, आई थिंक समय गामदेवी साइड या ऐसे कहीं था, तो वहाँ सभा में भी सबको बता रही कि देखो मैंने उसको भेजा है और ये करना चाहिए कि लौकिक अलौकिक का हम बैलेंस जब जरूरत हो तो हमें निभाना चाहिए। तो इंटरेस्टिंग, कितने सालों से मैं सेंटर पर रह रही और खुद मुझे वो कह रही कि उनकी सेवा के लिए जाओ। और फिर वो खुद मिलने आना चाहती थी। जब हॉस्पिटल में थे तो एक बार निकले, पर फिर कहीं पूना जाना था, ट्रैफिक के कारण नहीं आ पाए। उन्हीं दिनों में उषा बहन, रमेश भाई वाले उषा बहन की भी तबीयत नाजुक थी, तो दादी को उनको भी मिलने आना था। तो जो प्रोग्राम था उससे वो अगले दिन आ गए, तो उषा दीदी से भी मिले और फिर घर पे, लौकिक घर पे कांदिवली में वो मिलने आए। तो आज समझ सकते हो कि उस आत्मा को क्या फील हुआ होगा। इसलिए मैं समझती हूँ कि जो भी हम संगम युग पर करते हैं ना, बाबा सतयुग तक भी वेट नहीं करता है। ये पर्सनली हम कह सकते हैं कि जिस आत्मा ने जो बीज बोया है, जितना गुप्त रीति से बोया होगा, उसका संगम युग पर ही मिलेगा। सतयुग में मिलेगा तो वो बोनस है। तो ये तो हमने प्रैक्टिकली देखा कि हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन खुद एक व्यक्ति को मिलने के लिए उनके लौकिक घर जा रहे हैं। कहाँ सुना है ऐसे, किस आश्रम में हमने सुना है इतना। तो हम कितने लकी हैं कि ऐसे मार्ग को हमने चुना है। और बाबा ये भी सिखा रहे हैं ना कि आपका जो टाइम है, दूसरा जो लौकिक भी हम आप देखते हैं मैसेजेस आते रहते हैं, पर ये बात तो हमें बाबा ने पहले से सुनाई थी कि सतयुग में हमारा कारोबार कैसा होगा। इट विल बी लाइक we'll have to keep the we first, not I। तो ये न तेरा है न मेरा है, सब कुछ सबका है।
तो अब ये समय आ रहा है जब ये माहौल यहाँ हम देश विदेश में देख रहे हैं, तो ये फील हो रहा है कि द वे आउट इज व्हेन वी थिंक वी आर यूनिफाइड। तो जो मैंने शुरू में बताया था वो फिर से बता रही हूँ कि आप जिस तरह से ब्राह्मण परिवार की यूनिटी में अपने लौकिक परिवार में भी यूनिटी बढ़ा सकते हैं, जरूर करो। ये मौका दिया है बाबा ने, जिससे भी आपकी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन छोड़ो, और किस तरह से भले आप गलत भी ना हो तो भी आप जाके फाइंड अ वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। क्योंकि मेरा पर्सनल ये मानना है कि जब तक हम यूनिफाइड नहीं होंगे तो बाबा को हम ग्लोरीफाई कर सकेंगे। इट्स अ क्वेश्चन आई एम लीविंग यू विथ। आप इसके पर भी और किसी से भी डिस्कशन करवा सकते हैं। तो अगर मेरे मन में भेदभाव है, चाहे लौकिक परिवार में ये भाई अच्छा लग रहा है, ये बहन अच्छी नहीं लग रही है, या इनसे मैं रह सकती, इनसे नहीं रह सकती हूँ, या अलौकिक परिवार में, तो क्या हम संपूर्ण बन सकेंगे? ये प्रश्न पूछना है ना। जैसे कई बातें ब्रह्मा बाबा के सामने आई, दादियों से हमने सुनी है। दादियों को उस समय छोटे थे तो लगता था कि हम ये कह के आए कि आपको क्यों गलत कह रहे हैं। तो ब्रह्मा बाबा क्या कहता था? बच्ची, उनका दोष नहीं है, इनका दोष नहीं है। तो अगर हमारे मन में किसी के प्रति दोष है तो ये समय है। तो एक दादी जानकी का जाना फिजिकल रूप से, रेल्म से, ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि अब संस्कारों के पीछे हम लड़े झगड़े रुके नहीं, पर कैसे हम सारा एकदम यूनिफाइड होके। और देखो अब इस समय ऐसा है ना कि हम देश वालों को बुलाते हैं और आप सब विदेश की भाई बहनों से भी मिल रहे हैं। तो ये सिचुएशन हमें सिखा रहा है ना, पर हम दिल से ये करें, सिचुएशन के कारण ही ना करें ना। हम भी कई जैसे बहनें जो पहले सेंटर पर नहीं आ सकती, तो अभी तो मुरली ऑनलाइन ही चलती है, तो अनेकों को बुला लेते हैं। तो बाबा कहता है ना, समय और ड्रामा आपका शिक्षक ना बने, हम खुद अपना शिक्षक बने। तो ये कुछ ख्यालात जैसे इन 8 वीक से चल रहे हैं कि अब ऑनलाइन सेवा तो है, पर ये समय है कि हम, जो बाबा ने कहा ना वॉइसलेस इंटेलेक्ट, अभी वायरलेस काम कर रहा है, वो वॉइसलेस इंटेलेक्ट जो कई मुरलियों में बाबा ने बताया है, इसके लिए प्रेपरेशन करने के लिए, जैसे दयाल भाई ने भी बताया, मैं खुद समझती हूँ कि इट्स ट्रू। तो नो वेस्टिंग ऑफ टाइम, इवन पेपर वर्क, कई कारोबार का काम जो नहीं किया है कर लो, बिल नहीं बना ये कर लो। इस समय ऐसा है कि कल को हमारा कुछ हो गया तो कहाँ से। जैसे कल भी भाई जब फोन कर रहे थे, हम हॉस्पिटल में गए थे किसी बहन को ले, अचानक अभी तक है पर कभी भी जा सकती है, आ भी सकती है, जा भी सकती है, ऐसी सिचुएशन है। और कुछ हफ्ते पहले कुछ नहीं था, तो कभी हमारी टिकट कट सकती है, हमें पता नहीं। सो हमारी हमेशा तैयारी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ ऐसे ओम शांति। जी दीदी, आपने पूरे ही इमोशंस के साथ सारी बातें सुनाई और आपके वो वाइब्रेशन हम तक पहुंच रहे थे और हम सबको भी आपने इमोशनल कर दिया। और भाई और बहनों, मैं आपको एक बात अभी सुनते सुनते मुझे संकल्प उठा कि अभी तो आपने प्रैक्टिकल लाइव में सुना ही सुना है, लेकिन ये जब आपके पास YouTube के द्वारा लिंक पहुंच जाएगी, मैं समझता हूँ कम से कम 2 बार ये अनुभव को आपको फिर से सुनना चाहिए। क्योंकि अनुभव तो दीदी ने बहुत अच्छे से सुना है, लेकिन बहुत कुछ गहरी बातें भी साथ साथ दादी जानकी के द्वारा की गई या अपने ही मंथन के द्वारा निकाली हुई बातें बहुत
अनमोल मोती मैं कहूँगा इस 1 घंटे में दीदी ने हमको बाँटे हैं। और इसके लिए हमें इस क्लास को सुनने में रिवीजन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 1-2 बातें बड़ी गहरी कह दी दीदी ने कि हमको एक गुड लिसनर बनना है। आर्ट ऑफ लिसनिंग वर्ड यूज़ किया आपने, आर्ट ऑफ लिसनिंग, वो हमें डेवलप करना चाहिए। बहुत ज़्यादा विस्तार इन बातों का नहीं करता हूँ, आप इसको सुन लेना। बहुत काम की बातें कही दीदी ने। और जब शुभ संकल्प होते हैं तो वो बाबा फलीभूत करते हैं। इस पर आप विचार सागर मंथन करना। दीदी ने 1,00,000% की बात ये कही है, उसके हम बहुत अनुभवी है। जब शुभ संकल्प होते हैं तो बाबा उस संकल्प को फलीभूत करते हैं। ये मैंने आपको क्लूज दिए कैसे आपको आज का ये 1 घंटा इसको सफला करना है। अभी आप बाद में विचार सागर मंथन करना, 6:30 से 7:30 का जो आप योग करेंगे इसमें इस पॉइंट को आप ले लेना। दीदी अब थोड़े 2-3 क्वेश्चन करना चाहूँगा क्योंकि आपको बहुत अच्छा मौका मिला है दादी के साथ का। तो दादी वाज अ बिग बुके ऑफ ऑल वर्च्यूज एंड पावर्स। लेकिन जब बात बुके की होती है तो इसमें कलरफुल बहुत सारी वैरायटी के फूल फ्लावर्स होते हैं। तो उसमें आपको कौन सा गुण या कौन सी शक्ति दादी की विशेष रूप से आपको आकर्षित करती थी? बहुत सारी बातें तो दादी में तो शी वाज फुल ऑफ वर्च्यूज एंड पावर्स, पर आपको पर्टिकुलरली कौन सा गुण या शक्ति दादी की बहुत आकर्षित करती थी? बहुत कठिन है आंसर करना, जैसे आपने कहा कि इट्स हार्ड टू चूज, क्योंकि योर सिलेक्शन। पर द थिंग इज, मैं ये कहूँगी कि जो दादी को मुरली से प्यार था जी, जो ज्ञान की गहराई में जाने का प्यार था ना। दादियों ने तो कितनी बार मुरली पढ़ी भी थी और जितने सालों से यज्ञ में थे तो कई बार रिवीजन भी हुआ होगा। तो जब भी दादी मुरली उठाती थी तो ऐसे ही लगता था कि जैसे पहली बार ना, एंड इट्स लाइक इतना जैसे लव लेटर पढ़ रही है। तो वो हम अच्छा लगता था कि कभी भी दादी के पास जाएंगे तो कुछ ना कुछ नया हमें अनुभव मिलेगा, कुछ ना कुछ नई बातें हमको सुनने को मिलेंगी। इट विल बी वैरायटी। और हमने तो देखा है कि जैसे एक ही दिन में भले सेम टॉपिक दादी को दिया हो तो 15 और पॉइंट निकल आएंगे। सुबह को कुछ 15 सुनाई होंगी, दोपहर को कुछ और सुनाया, शाम को कुछ और सुना, भले वही थीम हो। तो ये बात कि कैसे ज्ञान की गहराई। और सुबह मुरली सुनने के बाद जब तैयार होते थे तो दादी क्लास मन ही मन प्रिपेयर करती थी। जैसे ब्रह्मा बाबा कहते थे मैं बच्चों के लिए हलवा तैयार कर रहा हूँ, तो दादी को भी ये बहुत शौक रहता था बच्चों को गरम गरम हलवा खिलाने का। बादाम आदि तो खिलाती थी पर हलवा भी खिलाने का। और दूसरा कि सबको इक्वल विजन से रिस्पेक्ट देने का, ये बात हमको बहुत अच्छी लगती थी कि हर एक को हम हमारे पास या कई बहनें वो कहती कि हमारा भाग्य देखो कि हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हमें हमने नाम से भी जानती है पर संस्कारों के साथ भी जानती है कि हर एक के क्या संस्कार है। वो जानते हुए भी जब उनके सामने आते थे तो वो संस्कार को न देख के आपके परफेक्ट फॉर्म को देखकर आपसे रूरियान करती थी या आपको कोई सेवा के लिए प्रेरित करती थी। तो यू फेल्ट लाइक मीटिंग हर विजन, जो उनका विजन हमारे प्रति था। तो हमको भी लगा कि हम भी उस विजन तक पहुंचे। तो अपनी जो छोटी छोटी बातें होती थी जिसको हम लेके आते थे तो वो ऐसे ही जाने से डिसॉल्व हो जाती थी, जैसे बाबा के कमरे में जाने से हमारा अनुभव रहता है। और दूसरा रूटीन पर ज्यादा जोर रहता था। सुबह क्लास पढ़ाई का कोई भी हमारी सेवाएं नहीं होती थी। जब मुरली क्लास तो इवन कितने भी का ब्रह्मा भोजन बनना था वो क्लास के पहले या क्लास के बाद, ऐसे नहीं कि क्लास मिस करके हम ब्रह्मा भोजन बनाए या। और निमा शाम का योग, तो सुबह अमृत वेला, मॉर्निंग क्लास और निमा शाम, ये 3 चीजें विशेष। और ट्रैफिक कंट्रोल, ये इन पर ज्यादा उनका ध्यान रहता था। और हम अब देखेंगे जो भी दादी जानकी के साथ रहे हुए तो इनमें भी ये रग रग में है कि वो आप जल्दी वो चीजें मिस नहीं करेंगे। जी ठीक है, थैंक यू। दूसरा, जैसे
हमारी निमित्त जो टीचर है हमारे आदरणीय चंपा बहन जी, वो आपको सुन रहे हैं, इस वक्त सभा में है। और क्योंकि वो दादी प्रकाश मणि जी के काफी करीब रहे, तो वो दादी जी को बहुत अच्छी अच्छी चीजें बना के खिलाती थी, खासकर रगड़ा पेटीज मोहिनी बहन को और दादी प्रकाश मणि को बहुत अच्छी लगती थी। भोजन भी कर लिया होगा तो भी हमारी मोहिनी बहन कहती थी कि भाई चंपा, हम वो रगड़ा पेटीज खाने आएंगे। तो आपको भी मौका दादी जानकी के साथ मिला है, और शायद आपको ऐसा मौका मिला होगा, कोई स्पेशल डिश आप बना के खिलाया होगा, खिलाती होंगी। और ऐसा अगर मौका मिला है तो उस आपकी वो विशेष डिश के ऊपर दादी जानकी ने कुछ कहा हो, ऐसी कोई घटना क्या घटी है? आपने कुछ बना के खास खिलाया हो दादी को, ऐसा कुछ घटना में जी, ऐसा कोई आया था मौका? दादी इन स्पेस जब आती थी तो जी ऑब्वियसली, पर उस समय हम हंसा बहन या उनके साथ जो और बहनें रहती थी उनसे पूछ लेते थे कि दादी को क्या पसंद आता था। दादी बहुत कम खाती थी, वेरी लिटिल। जी खाने से ज्यादा तो खिलाती थी, हाँ, पर जो भी बनाया, आई थिंक दादी को नमकीन भी अच्छा लगता था। और टोली भी जो आप बनाते थे हमेशा थोड़ा सा टुकड़ा खाती थी। जी और कई टोलियां, खाने का इतना मौका नहीं मिला, पर टोलियां हम मेमोरी से बहुत बना के ले जाते थे। जी और जब भी दादी आती थी तो हंसा बहन हमको कह देती कि 500,000, शायद आप लोग के लिए 500,000 बहुत कम अमाउंट होता है, पर हम छोटे सेंटर में ऐसे बनाना, और विदेश में इट इज क्वाइट अ बिग अमाउंट, लाइक इन अ वे। जी तो टोलियां हम ज्यादा बनाते थे, उसमें से विशेष करके एप्रिकोट की टोली। ओके तो दादी उसमें बादाम और पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स। फिर दादी ये भी पूछती थी कि इस टोली को बनाने में कितना पैसा लगेगा, माना एप्रिकोट्स कितने का आता है, कहाँ से लेके आते हो। फिर कहते कि ठीक है, बहुत माल है, थोड़ा कम कर दो उसमें, माना ये भले लुक उसका वैसा ही रखे, पर बादाम थोड़ी कम कर दो, जी। ये इतने थोड़ी कम कर दो। तो वो भी उनको रहता था कि यज्ञ में सब बेस्ट भी लगे, पर जितना हो सके किफायती भी हो। जी कोई ऐसी सादी टोली उनको देना अच्छा नहीं लगता था, हाँ पर हाँ फिर भी उनका ध्यान रहता था कि इतनी भी महंगी न हो बैलेंस बैलेंस फिर जी लार्ज अमाउंट में बनाना किसी भी सेंटर के लिए मुश्किल पड़े। जी जी। दूसरी थोड़ी ज्ञान की बात, कि जैसे आपने शुरू में कहा कि भाई बहने आते हैं और वो ज़्यादातर कई भाई बहने मुरली तक नहीं पहुंचना चाहते, सिर्फ मेडिटेशन तक वो रुक रहते हैं। अब मुरली तक ना पहुंचे, माना वो ईश्वरीय महावाक्य ही उनके कान में नहीं पड़ेंगे, तो नेचुरली वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और क्योंकि आपने तो जीवन ही अपना दिया होता है, और आपका ये लक्ष्य होता है कि वारिस क्वालिटी पैदा करे, वारिस बच्चे पैदा करे, तो आपके लिए ये बहुत असमंजस की बात होती होगी कि इस बच्चे का भी उद्धार करे और ये भी पूरा बाबा से वर्षा लेवे। और क्योंकि वो लोग ज्यादा आगे बढ़ना नहीं चाहते, तो उस सिचुएशन में आप क्या करती है, कैसे आप अपने को कंट्रोल करती है, क्या मैनेजमेंट इसका कैसे करते हैं आप लोग? जैसे देखो, भारत की सेवा और विदेश की सेवा में एक और अंतर जो होता है कि भारत की सेवा में फोकस रहता है ब्राह्मण को जन्म देने का, और विदेश की सेवा में ये फोकस रहता है कि ब्राह्मण तो बनाने ही बनाने ना, अपने आप निकलेंगे। और नहीं निकलते ऐसे मैं नहीं कह रही हूँ, सो आई वांट टू करेक्ट दैट। इनफैक्ट वेमली में हम जितने साल रहे, कई बाबा के बच्चे बने हैं मुरली लेवल तक। मैं ये एक मिसाल दे रही थी कि हम समझ रहे हैं। पब्लिक को भी हम कैसे सर्व कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे लौकिक्स है, इतना ज्ञान में नहीं चलते, पर जैसे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में है, वो यहाँ से मंगवाते हैं कि भाई आपके मेडिटेशन हमको भेजे, माना वो कुछ करना चाहते हैं। तो विदेश में ये लक्ष्य रहता है कि हमें सारे झाड़ को सर्व करना है। पर जैसे हम देखते हैं वेम्बली में, और हमारे साथ जो भी भाई बहन है विशेष करके सेवा में हैं, अगर हम उनसे पूछे कि आपको सभी कोर्सेज में, सभी टॉक्स में कौन सी चीज अच्छी लगती है सेवा करनी, तो वो फिर भी कहेंगे कि हमें राजयोग का कोर्स ही करना है। और हम कोई ऐसे नहीं कि पवित्रता की बात नहीं बताएंगे, वेजिटेरियनिज्म की नहीं बात बताएंगे, हम सब बताते हैं। हम कोई ऐसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं ज्ञान से।
जी। और कुछ हिसाब से मैं ये देखती हूँ कि जो यहाँ बाबा के बच्चे हैं ना, क्योंकि एक एडवांटेज होता है कि यहाँ लोक लाज का इतना नहीं होता है, हाँ। तो बहुत पक्के होते हैं। तो किसी भी परिस्थिति आती है, खान पान की उनकी धारणा कभी टूटती नहीं है। जबकि हम फैमिली में रहते हैं, कई भाई बहन स्पेशली गुजरात वगैरह से भी आते हैं, रिश्तेदारों के घर पे रहना पड़ता है, तो कुछ समय तो उनकी धारणा टूट जाती है। पर तो हमें भी अच्छा नहीं लगता है कि तो भारत से आए, इन चीजों को महत्व देने के बजाय क्यों लेट गो करते हो। पर हर एक की परिस्थिति है। पर ये यहाँ तो इनफैक्ट क्वांटिटी वाइज कम मिलेंगे ब्राह्मण, तो क्वालिटी में नहीं कम कहूंगी जी। पर मैं ये कहना चाह रही थी कि ब्राह्मणों के साथ साथ बाहर वालों को भी, तो वो लाइक वंस अ वीक आते हैं, ऐसे नहीं कि वंस अ मंथ, कई बार 2-3 बार भी आते हैं सेंटर पर। तो उनको जिस लेवल का, और मुझे याद है कि ये अनुभव तो मैंने दुबई में सीखा, जिसको भी हमने कोर्स करवाया वो चलते थे, मुरली तक पहुंचते। एक व्यक्ति था जो नहीं पहुंचा, तो मुझे अंदर से फील हुआ कि मैं फेल हो गई। तो हमारे साथ जो भाई थे वहाँ, दयाल भाई भी होंगे, राजशेखर भाई, तो उन्होंने मुझे समझाया कि उसने क्या कहा लास्ट में आपको, कहता है, मैंने कहा, उसने मुझे कहा कि अभी मुझे क्रिश्चियनिटी में मैं क्राइस्ट को ज्यादा प्रे करूंगा, ज्यादा समझ रहा हूँ। तो कहते हैं आपने उसको अपनी परफेक्शन तक भी लेके आए ना, एक लेवल हाई कर दिया, तो वो भी आपकी सेवा सफल हुई। तब तक मुझे लगता था कि नहीं, जिसको भी आप कोर्स करो ब्राह्मण बनना चाहिए। तब से मेरा वो जो है वो चेंज होगा। और मुझे याद आ रहा है दयाल भाई के साथ हम पहली बार जब मस्कत गए थे, हम भी नए थे, वो भी नए थे, और अनायास कुछ नहीं जा पाए थे, तो हम दोनों को भेजा था। और तब तक मुझे बहुत था कि 3-4 घंटा बैठ के योग करना, पर वहां तो समय ही नहीं मिले। किसी के घर में रह रहे थे, इतनी सारी गर्मी थी, इतने सारे कॉकरोचेस थे, याद होगा। तो पहले तो हमारा कितने घंटे सफाई में ही जाते थे, फिर पर्चे भी बनाओ, ये भी करो, सब करो। तो तब से हमने तय किया कि कर्म योगा इज द बेस्ट। तो अभी भी मुझे कहो ना 5-6 घंटे बैठ के योग करो, तो इतना इम्पोर्टेंस नहीं होता है जितना चलते फिरते बाबा की याद रहे। और बीच बीच में जो अभी मोहिनी बहन का आप लोग को मैसेज शायद मिला होगा, काफी हफ्ते हो गए, पर वो यही सजेस्ट कर रही थी कि बजाय के लंबा लंबा योग करो, एवरी 2 आवर्स बाबा के कमरे में चले जाओ या योग करके आ जाओ। तो बीच बीच में योग करना ये हमें अच्छा लगता है जी। शॉर्ट बट क्वालिटी। जी, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया दीदी। अब जो वहाँ के लोकल लोग होते हैं, तो वो लोग आपके पास आते हैं, और आपने बताया कि 7 डेज कोर्स तक शायद कई लोग नहीं पहुंचते हैं, और वो 1 से वीक आते हैं और उतना ही करते हैं, या 2 दिन का कोर्स कर लेते हैं। तो नहीं, मैं ये कह रही थी कि राजयोगा कोर्स 2 दिन चलता है, माना वो एवरीडे नहीं आते हैं। अच्छा, पर ट्वाइस अ वीक आते कोर्स करने के लिए, माना वो लंबा चलेगा इस रीति से। तो जो वहाँ के लोकल लोग, एनआरआई की बात नहीं है, इंडियंस नहीं जी, तो ये ज्यादातर क्वेश्चन किस तरह के होते हैं, क्या करते हैं वो क्वेश्चन, और उनकी चाहना क्या होती है? खाली पीस होती है या प्रभु प्राप्ति होती है, और क्वेश्चन क्या उठते हैं उन लोगों को जब आप ये बातें सुनाते हो ज्ञान की? कि जिस देश में हम हैं, तो क्रिश्चियनिटी फिर भी मेन रिलीजन मानी जाती है यहाँ, या जो भी हमारे स्टूडेंट्स होते हैं मोस्टली क्रिश्चियन बैकग्राउंड से आते हैं। तो क्रिश्चियनिटी का एक बात हमारे अनुभव से मैं कहूँगी कि दे आर वेरी ओपन। कुछ होते हैं बहुत स्टॉन्च होते हैं क्राइस्ट में मानने वाले, पर वो दे आर ओपन के वो जानते हैं कि हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, हमारी जो मान्यताएं हैं, उसके पहले भी मान्यताएं थी, और विशेष करके भारत से जो भी बातें आती हैं उनको वो महत्व देते हैं। कुछ चीजों को ऑथेंटिक मानते हैं। मुझे अचानक एक अनुभव याद आ गया, जब हम पहले समय वैंकूवर में थे 90s
की बात थी, डोंट नो व्हिच ईयर, 93 मे बी 92। तो हम पहला एग्जीबिशन में भाग ले रहे थे वहाँ जाने के बाद। तो वहाँ जो ईस्ट कोस्ट कहा जाता है, वो वैंकूवर, सैन फ्रांसिस्को, उसमें सब आ जाता है। जी। तो उन लोग को यही रहता है कि आपका कोई गुरु होना चाहिए ना। मोस्टली विदेश में गुरु नहीं पसंद करते, पर वो एरिया ऐसी है कि वहाँ उन लोग को चाहिए। तो हमने तो ब्रह्मा बाबा का पिक्चर वगैरह कुछ नहीं रखा था, आम एग्जीबिशन था। तो कुछ मेडिटेशन रूम बनाया था, वो सब बता रहे थे। तो एक भाई आके मुझे पूछे कि भाई पर फिर भी तो आपका गुरु कौन है? हमने कहा नहीं, हम परमात्मा को मानते ही हूँ। ही इंसिस्टेड। तो लकीली मेरा नोटबुक मेरे साथ था, उसमें ब्रह्मा बाबा का पिक्चर था। तो मैंने जब उसको ये बताया तो उसको राहत मिली। तो बहुत ही डीप इंटरेस्ट रहता है विदेश में मेरा, बल्कि मैं समझती हूँ कुछ हिसाब से ज्यादा, कि बाबा की विजडम को समझे और उसका एप्लीकेशन क्या है उसको समझे। जी। इट इज नॉट लाइक कि 5000 years है, रिपीटेशन होगा, ये नहीं। पर समझो साइकिल के हिसाब से ज्ञान जब समझाते हैं तो एक है समय को लाइन के रूप में देखना, एक है समय को सिक्लिक रूप में देखना। तो जब हमारा रिलेशन समय के साथ इटर्निटी वाला हो जाता है, then there is no stress, because there be enough time for everything। और दूसरा कि उसमें चेंज होगा, तो हम सेम चीज हमेशा नहीं एक्सपेक्टेड। तो वो साइकिल का लेसन का एप्लीकेशन क्या है, तो वो जानने के इच्छुक ज्यादा होते हैं। और हमारा कोर्सेस भी थीम भले वही है, बात भी हम वही कह रहे, पर उसके एप्लीकेशन पर हमारा ज्यादा फोर्स रहता है। जी, बहुत अच्छा। एक आखिरी क्वेश्चन छोटा सा, क्योंकि बाबा के हजारों गाने बने हुए हैं, तो दीदी आपका पसंदीदा गाना कौन सा है बाबा का, जो आपको बहुत अच्छा लगता हो? क्योंकि आर्ट एंड कल्चर विंग के और नेशनल कोऑर्डिनेटर सामने बैठे हैं दयाल भाई, तो थोड़ी आर्ट की बात हो ही जानी चाहिए। तो कौन सा गाना आपको बाबा का बहुत अच्छा लगता है? पर मेरे को गाने को नहीं कहना। आप ना पहले गा वो नहीं कहूंगा, वो हर एक की कला अपनी है, बिल्कुल नहीं, आपने बांध लिया, कोई बात नहीं। जी, मुझे एक है यशदास जी का गाया हुआ गाना जो बाबा के दिन पर बजता है, और दूसरा है पंकज उदास का हमको मिली ऐसी खुशी वेरी गुड, जो कहीं मिल न सके। बहुत सुंदर गाना जी। तो अब आपने बांध तो लिया है, इसलिए हम आपको कह तो सकते नहीं है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, वरना फिर आप 5 मिनट पहले ही भाग जाएंगे ऐसे नहीं, कहने। हम वो जरूरत नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। आपने बहुत दयाल भाई को पता है मैं कैसे गा सकती हूँ, नॉट इवन अ बाथरूम सिंगर। बहुत अच्छा है। देखो दीदी, आपको मिल करके न सिर्फ मुझे, लेकिन हम सबको, सभी भाई बहनों को, और हमारे जो बड़े हैं डॉक्टर जैन भाई जी, ब्रदर डॉक्टर जैन भाई, हाँ, उसका भी मुझे बताना था कि उनको हम नाम से तो कई बार सुना है। भूपेंद्र भाई भी लॉग इन किए, वो आपके पास आते हैं, आपको मिलाते हैं। हाँ, हाँ। तो कब से कह रहे थे आपका नाम तो बहुत सुना है, पर आई थिंक रूबरू मिलने का नहीं हुआ है, या शायद एक आध बार हुआ होगा मधुबन में। जी जी। तो मैं उस दिन भी आपने दिव्या बहन का भेजा था लिंक, वो भी देखा। जी तो जी। तब भी देखा, और मैंने आज बहन को कहा कि भूपेंद्र भाई को जरूर लिंक भेजना, क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता था जब तक मैंने वो वीडियो नहीं देखा था कि एरिया से आप लोग आ रहे हो, क्योंकि बड़ौदा की 2-3 स्थान है, ऐसे सुना है। जी जी। मैं थोड़ी पहचान दे दूं, 1 मिनट चंपा बहन। तो जो हमारे ब्रदर डॉक्टर जैन भाई जी है, तो मेडिकल विंग के आप प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और यूं भी कह सकते हैं कि मेडिकल विंग के आप भीष्म पितामह है। और ये इससे भी फिर भी छोटी पहचान है, इससे बहुत बड़ी पहचान एक आपको देने जा रहा हूं, और वो ये है कि साकार ब्रह्मा बाबा ने आपके गांधर्व विवाह कराया चंपा बहन, और इस पर एक बायोपिक बनी है। आज मैं आपको इसकी लिंक भेजूंगा, आप इसको शेयर करना, और आप जरूर देखना। दादी रतन मोहिनी जी ने वीडियो का इनॉग्रेशन किया, पब्लिश किया था उन्होंने, और आप जरूर देखना। तो डिटेल उनकी पहचान मैंने सुना तो था, भाई से सुना तो था। हाँ, पर अच्छा है, आप उस बायोपिक से आपको पूरा परिचय मिलेगा। और 21
21 जन्म की बादशाही दिलाने वाला वो वीडियो 21 मिनट का है, और दादी ने खुद ने पूरा 21 मिनट का वो वीडियो देखा था, समय निकाल के दादी रतन मोहिनी जी ने। तो ये है हमारे डॉक्टर जैन भाई और चंपा बहन की पहचान, और आपको मुलाकात करवाते हैं। चंपा बहन। ओम शांति दक्षा बहन। ओम शांति। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। आपका नाम बहुत सुना है भूपेंद्र भाई, आपका बहुत महिमा सुनाते हैं, लेकिन आपको भूपेंद्र भाई से आपका भी हमने बहुत सुना, तो मैं हमारे बहन है, मैंने कहा भूपेंद्र भाई को प्लीज लिंक भेजना, क्योंकि मुझे एंड में ही पता चला कि वो ही कनेक्शन के है, इसलिए भूपेंद्र भाई भी है सभा में, अभी बताएंगे। देखा उसका वीडियो जब वो लॉग इन किया ना, तो मुझे दिखा थे। तो आपके फोटो तो बहुत दिखे हैं, लेकिन आपको आज प्रत्यक्ष में देखा। जी। और दादी जानकी का ये खाने का बताया ना, तो उस टाइम दादी ज्यादा फॉरेन में रहते थे, इधर आते थे। तो प्रवीणा है ना, वो दादी की पहले प्रवीणा समर्पित नहीं होती थी, लेकिन यहाँ दादी आए तो उनकी सेवा में रहती थी। तो मैं मठिया और भाखलवड़ी और वडोदरा का लीला चेवड़ा, मैं भी उस टाइम छोटी थी, बहुत सालों से तो नहीं दिया, लेकिन मैं मठिया बना के उधर ले जाके फिर दादी के किचन में, तो मधुबन था, तो वहां तल के सब दादियों को देती थी, तो दादी को बहुत पसंद था, जानकी दादी को। देखो अच्छा हमारा है ना, तो हमारा करने। हाँ, मैंने कहा देखो ये लॉकडाउन में बाबा के कितने गुप्त अनन्य भाई बहने रतन जो है, तो उससे मिलने का मौका मिल रहा है। तो कल परसों भी शायद हमने अनायास ही कैलाश दीदी से कुछ एक आध दिन पहले बात हो रही थी, तो फौरन एक बहन ने उसका प्रोग्राम रख दिया और फटाफट सब ज्वाइन करे, पर ऐसे हम आपस में लेन देन करते रहे, अच्छा है। तो ये भी बात मुझे याद आ रही है कि विदेश सेवा में आने का यही विशेष लक्ष्य रहता है कि हमें ब्रिज बनना है, क्योंकि हम ईस्ट से भी वाकिफ है और वेस्ट से भी वाकिफ है, तो हम उनकी भावनाओं को भी समझ सकते हैं, और जो यहाँ की विशेषता है उसको भी हम इम्पोर्टेंस देते हैं। पर अब हमें यूनिटी से ईस्ट को वेस्ट से थोड़ा सीख के, वेस्ट को ईस्ट से सीख के, जैसे भारत की मेहमान नवाजी, भारत की जनरोसिटी, तो हम कभी भी हम सोचते हैं कि कब पहुंचेंगे उस हद तक, तो हर एक स्थान पर विशेषता होती है, तो उसको हम देखते हुए एक दूसरे से सीखते हुए आगे बढ़े। अच्छा, बहुत अच्छा। ओम शांति। ओम शांति। जैन भाई, चंपा बहन, हाँ भूपेंद्र भाई भी। तो वैसे तो मैं ही बोलने वाला था कि दक्षा बहन को हम जानते हैं, लेकिन पहला आपको चांस मिल गया, ताकि हाँ अपने भाई जो है ना भूपेंद्र भाई और इनके माता पिता सब हमारे से बहुत कनेक्टेड लंबे अरसे से हैं। भूपेंद्र भाई भी जब पिताश्री ने शरीर छोड़ा तब वो आए, और आके फिर एकदम बाबा से लग गए। हमें तो ख्याल ही नहीं आया कि कैसे ये आ गए लंदन वाले, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी तरह यहाँ संबंध निभाया, और फिर आपके साथ भी सेवा में सदा उपस्थित रहते हैं। आप भी उनके प्यारे हैं और वो भी आपके प्यारे हैं, ये उनकी बातों से हमें मालूम पड़ जाता है। आपकी भी बहुत बातें हमने सुनी है, आप भी बहुत प्यारे हैं। जब भी भारत का जाना होता है तो मुझे मालूम है कि आपसे वो मिलने आते हैं, आप भी उनको बहुत सहयोग देते हैं, तो उसके भी वो शुक्रगुजार हैं। हमने कई बार कहा कि दक्षा बहन की आप फोटो भी दिखाओ, तो फोटो भी देखा था, लेकिन आज आपको श्रेष्ठ संस्कारों के साथ हमने देखा, उसी के संस्कारों देखो, के साथ थैंक्स दयाल भाई को कि दयाल भाई के थ्रू हम ये कनेक्शन हुआ, तो उसको भी थैंक्स, और विनेश भाई को भी। वैसे हमारे ये मकान जो है ना, भवन, इसका फाउंडेशन स्टोन दादी जानकी ने रखा था जी। उसके पहले प्रकाश मणि दादी ने उद्घाटन किया था, छोटा सा भवन था,
लेकिन जब बड़ा बनाया तो दादी जानकी ने 2002 में फाउंडेशन स्टोन रखा। और उसकी एक बात हमको बहुत याद आ गई है कि जो भी फाउंडेशन स्टोन कुछ होता है नारियल करते हैं, तो दादी बोलती है सारे मेरे से नारियल तुड़वाते, मेरे को खिलाता कोई नहीं है। तो हमने उसी टाइम वहां, तो उस टाइम तो नारियल तोड़ने का ही, निकालने का नहीं होता है, कैसे भी करके थोड़ा सा निकाल के दादी को खिलाया, हमने खिलाया, जयंत भाई ने खिलाया। वो एकदम यादगार, वो कहाँ भी नहीं बना होगा। और दादी ने भी खिलाया। दादी ने हमको खिलाया, हमने, दादी बोले नारियल तो सारे तुड़ाते, मेरे को खिलाता कोई नहीं है। दादी मतलब इतनी बड़े दादी, तो इतना कैसे, जैसे अंदर से अभी भी जैसे वो हो जाता है। जी जी। बाकी तो आप बड़ौदा में आओ कभी, गुजरात इंडिया में जब आते हो मधुबन में, तो फिर सन्मुख भी आओ, मिलो, हम लोगों को क्लास कराओ, मिलो, सेंटर पर आओ। अनुभव की रमणीक कहानियां सुनने के लिए आपको 2 दिन निकालने पड़ेंगे चंपा बहन जी के पास, और बातें कम नहीं पड़ेगी, इतनी रमणीक कहानियां होती है अनुभवों की। तो आप खुश हो जाओगी, लंदन वालों को बांटने में खजाना काम आ गया, इसलिए 2 दिन लेके आना कम से कम। हाँ, मेरे को थैंक यू बोलने दो दक्षा बहन को। हाँ, आपका ही नंबर है भाई साहब अभी। उससे पहले मैं आपका थैंक यू करता हूँ, पहले शिव बाबा का थैंक यू, और फिर दयाल भाई निमित्त बने हैं। और दयाल भाई बहुत सपोर्ट करते हैं बड़ौदा वासियों को, क्योंकि बड़ौदा वाले बहुत कार्यक्रम करते हैं ना, तो बड़ौदा वालों से बहुत प्यार है दयाल भाई का। तो कैसे भी करके अच्छे अच्छे वक्ता आप लोगों को मिले, इसके लिए दयाल भाई के सिर्फ मैं नहीं, हम सब शुक्रगुजार है। तो भाई साहब को थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अभी आप कर सकते हैं, धन्यवाद। पहले नहीं, मैंने ये कहा कि ये सब प्री प्लान्ड है बाबा का, और दक्षा बहन तो क्या हमारी छोटी बहन है, मुझे वो बहुत अच्छे दिन याद आते हैं। मैं और राजशेखर भाई दक्षा बहन को, छोटी थी ना, सबसे बाद में आई थी दुबई सेंटर में, और उनके पापा हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड थे लक्कू भाई, और उनके घर में बहुत आना जाना होता था। बात तो ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत समय के बाद में दक्षा बहन को देखा और बातचीत हुई। हम लोगों ने साथ में मस्कत का सबसे पहला अप्रोच दुबई से या किसी भी जगह से गया होगा सेंटर खुलने के लिए, तो वो निमित्त बनाया था बाबा ने मुझे और दक्षा बहन को साथ में, एक गुजराती फैमिली में। तो इस तरीके से बहुत अच्छे अच्छे अनुभव है। हमारी छोटी बहन है दक्षा बहन, बहुत प्यारी बहन है, मैं मिस करता हूँ उनको कभी कभी। और कभी भी आए दक्षा बहन तो आप कम से कम मुझे फोन जरूर करो, भले आप शांतिवन में रहो, मुझे फोन तो करो, मैं कम से कम मिलने आऊं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आपको हमेशा फोन करती हूँ, पर आप बहुत बिजी रहते हो ना। हाँ, मैं बिजी भी रहता हूँ, ये भी बात है। रिसेप्शन वैसे बहुत बिजी रहता है। बोलवानु शुरू कर दो। जैन भाई, ओम शांति। ओम शांति। ओके, ओम शांति दीदी। हाँ, भूपेंद्र भाई ओम शांति। भूपेंद्र भाई से बात नहीं हुई है। भूपेंद्र भाई ओम शांति। जैन भाई ओम शांति। रक्षा जैनिता को याद देना, जैनिता को याद देना जरूर। हमारी मंजुला माता तो अभी नहीं है, मंजुला माता के साथ हमारा बहुत वो था। रक्षा मिलने की है कि वो भक्त बहुत थी, अभी तक भी भक्त नहीं, बाबा का थोड़ा थोड़ा किया, लेकिन भक्त बहुत रही, भक्त आत्मा। फाइनल राइज तो ब्रह्मा कुमारी ने किया दक्षा बेन। हाँ, दक्षा बेन ने वहाँ आके अच्छा दक्षा बेन के साथ रहा। ओम शांति। ओम शांति। दक्षा बेन, आपको यहाँ जरूर आना। आपको आपकी बहुत बातें आज सुनी, और आपको भी देखा माना जाना। ये दक्षा बेन कौन है, जो पहले तो सुनना ही नहीं चाहते, उसका अपना प्रशंसा सुनना ही नहीं चाहते हैं। ऐसा ये न्यारे बनने की उनकी आदत लगती है हमको। ये जो थोड़ा संवाद हुआ आपसे, उसमें भी हमें मालूम पड़ गया कि आप, लेकिन आपके अंदर बहुत सारी विशेषता हमने देखी। अभी वर्णन करूंगा तो आप जाएंगे, इसलिए टाइम हो गया अभी, चलो। हाँ, देखा ना, ऐसा वही तो कहता हूँ कि टाइम हो गया करके
किनारे बन जाते हो, तो ये सबसे बड़ी विशेषता आपकी आज देखी। और आगे भी आपसे सीखते रहेंगे अच्छी अच्छी बातें। ये आज का और दिन आपसे हम सीखेंगे, आपसे हम जानेंगे जरूर। तो बहुत बहुत हम सब भाई बहनों की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन, शुक्रिया भी कहेंगे। नहीं, शुक्रिया नहीं, बाबा का हमारा भाग्य है ना, शुक्रिया मत करिए। वही मैं कहता हूँ कि आप ऐसा ही कहेंगे, ये आपका बेसिक नेचर है जो आपको ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं हमको मिली, ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं। फूल है या ये कली हर बाग में खिलती नहीं, हमको मिली ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं, हमको